तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर शुरू कर दिया था और काफ़ी आगे तक पहुंच गए थे। हम लोग मोशनल ईएमएफ को भी कवर कर चुके थे और इंट्रोडक्शन हो चुका था कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है और कैसे होता है, राइट। सो इंड्यूस ईएमएफ हमने देखा कि अपने आप थोड़ी हुआ था, वो कब आया था रोल प्ले करने, जब किस चीज़ का अपोज करना, राइट। ये सब कुछ हमने पढ़ा था। जब हमारे पास फ्लक्स चेंज हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली चेंज हो रहा था, तो उसकी वजह से एक ईएमएफ आया। उस ईएमएफ का नाम हमने क्या दिया, इंड्यूस ईएमएफ। और उस इंड्यूस ईएमएफ ने एक करंट को जन्म दिया जिसका नाम क्या पड़ा, इंड्यूस करंट। अब ये जो इंड्यूस ईएमएफ है, इसको राइज करने का कोई ना कोई मेथड तो होगा, चेंज करने का हमारे पास कोई ना कोई मेथड तो होगा कि भाई हम अगर इंड्यूस ईएमएफ जो हमारे पास है उसको चेंज करना है, तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग अपने इंड्यूस ईएमएफ को चेंज कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला मेथड है बेटा, अब मेथड बहुत सिंपल से हैं। देखो फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, राइट। यानी कि अगर हमारे पास ये सारी चीजें ऐसे दे रखी हैं, फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, तो आपसे पूछ रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ किस किस चीज पर डिपेंड करता है ना। अब आपको पता है इंड्यूस ईएमएफ डी फाई अपॉन डी टी हुआ करता था, बेसिकली फाई पर तो डिपेंड कर ही रहा है ना, E इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी। तो सबसे पहला हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना हमारे पास ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ भी ज़्यादा है। दूसरा हमारे पास क्या आएगा बेटा, एरिया ऑफ द कॉइल। जितना एरिया ज़्यादा बढ़ाओगे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा आएगा, हमने देखा था। अरे नॉर्मल देखो ना बेटा, ये मान के चलो एक एरिया, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से भरी पड़ी है, जाएंगी ऐसे भरी पड़ी। अब मैं एरिया अगर बढ़ा दूंगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बढ़ जाएंगी, उसके पास फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो फ्लक्स बी पे भी डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स ए पे भी डिपेंड कर रहा है, और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली एंगल पे। यानी कि आप कॉइल को किस एंगल पे रखते हैं इस बात पर भी आपका फ्लक्स डिपेंड करता है। कैसे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, लेट्स से कि आपके पास आपका ये मैग्नेटिक फील्ड, राइट, और आपका जो कंडक्टर था वो सपोज यहाँ पर था, और ये सपोज करिए ऐसे थीटा डिग्री से मूव कर गया। अब ऐसा हो यहाँ पर हमारे पास थीटा डिग्री से इसने मूव कर, राइट। और ये चीज मैंने जब आपको मोशनल ईएमएफ कराया था, उसके लास्ट क्वेश्चन में कराया था, थीटा की कहानी होती है, और मैंने कहा था थीटा का केस हम लोग लेके आएंगे। थीटा का केस क्या होता है वो आप देख लीजिए। जब मैंने इसको थीटा से मूव कराया तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि इसमें एक वेलोसिटी आएगी, और वो वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, एंगुलर वेलोसिटी के। और आपको ये भी पता है कि आपके पास थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी होता है। याद है क्लास 11 में हमारे पास थीटा अपॉन टी इज इक्वल्स टू ओमेगा। अरे कुछ नहीं है मुन्ना, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन होते थे, उसमें क्या होता है डिस्टेंस की वजह से एस अपॉन टी को भी लिख देते हैं ना, एस अपॉन टी भी होता है। तो जब किसी भी सर्कुलर मोशन में घूमते हैं तो वहां पे डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करते, बेसिकली डिस्टेंस इन रेडियन थीटा के टर्म्स में करते हैं। तो वहां पे एस की जगह पे क्या आता है, थीटा। टाइम तो टाइम रहेगा, इस वी की जगह पे ओमेगा आ जाता है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, सिंपल। अब यहाँ पर हमारे पास अगर फाई को लिखना हो, फाई इज इक्वल टू बी ए टाइम्स कॉस ओमेगा टी आ जाए, लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है, क्लियर है भाई। थीटा की जगह ओमेगा टी कर दो, बाकी कोई चेंज थोड़ी किया है मैंने फाई में। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ एज पर लॉ, सारी चीजें हमने देखी थी, अपोजिंग इन नेचर रहता है, सारी चीजें, इसलिए हम लोग उसे क्या लिखते हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई ओवर डी टी। यही चीज आप लोगों को बताई जाती है। तो कहानी ये है कि इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, फाई तो ये है, विद रेस्पेक्ट टी अगर डिफरेंशिएट करेंगे इसे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी। भाई कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा E इज इक्वल्स टू बी ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा भी तो आएगा एक cos ओमेगा टी का। हाँ जी, ठीक है। तो ये आप लोगों को नॉर्मल जो आपके पास ई डी फाई बाई डी टी आ गया, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब अगर मैं आपसे कहता हूं
कि जो मेरे पास कॉइल है जिसको मैं रोटेट करा रहा हूँ, जो कॉइल है जिसको मैं रोटेट करा रहा हूँ, इसमें मैं n नंबर ऑफ टर्न्स डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ यहाँ पर? n नंबर ऑफ टर्न्स डाल देता हूँ। तो जब मैंने इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स डाले तो हमारे पास जो EMF आएगा यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? n b a ओमेगा साइन ओमेगा t। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ n से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब आप लोगों को जो किताब में लिखा रहता है उसमें क्या कहते हैं कि इस वाली टर्म को n b a ओमेगा, इसको पूरा हम लोग E नॉट मान के चल लेते हैं। क्या मान के चल लेते हैं? E नॉट, जो मेन वैल्यू आती है ना। जब हम लोग AC वगैरह चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे इसको, V नॉट, I नॉट, E नॉट, इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए क्योंकि इसने बोल रखा है कि ये सारी चीज़ें हम लोग E नॉट लेके चल रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे बताऊँगा तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज जाओगे। जब AC आएगा तब उसे हम डील करेंगे। तो अभी के लिए आप ऐसा समझिए कि जो आपके पास इंड्यूस EMF की वैल्यू आती है, ये आती है E नॉट साइन ओमेगा t। यानी कि हमारे पास ये मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, राइट। अब यहाँ पर आप लोग समझेंगे एक चीज को, अगर मेरे पास कॉइल रखा हुआ है और उसका ग्राफ बनाने को बोलेगा कि उसका इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ बनाइए, तो आप कैसे बनाओगे? तो बेटा सिंपल सी बात है, किसके साथ, किसके फंक्शन के साथ वेरी कर रहा है? साइन के फंक्शन के साथ वेरी कर रहा है, तो उसका ग्राफ एज इट इज हमारे पास साइन की तरह ही आता है। यानी कि वो मैक्सिमम होता है हमारे पास कहाँ पे? π/2 पर। ये π/2 है साइन का, साइन π/2 पे होता है। इनिशियल पोजीशन हमारे पास ये रहती है, ठीक है, और यहाँ पर फिर पाई आ जाता है, साइन पाई 0 होता है, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू चलती रहती है। तो आपसे अगर पूछेगा कि अगर कोई भी हमारे पास एक कंडक्टर है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में डिस्प्लेस कर रही है या रोटेट कर रही है, तो वो किस तरीके से अपना फंक्शन दिखाएगी? तो इट विल फंक्शन साइनोसॉइडल। इस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं? साइनोसॉइडल ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे आया? इसकी डेरिवेशन ये होती है कि E इज इक्वल टू d∅/dt रहता है, और ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट समझनी, क्या कि जब आप लोगों के पास आपका मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होता है टू द प्लेन ऑफ कंडक्टर, यानी कि इस, ध्यान सुनना, ये मेरे मैग्नेटिक फील्ड है, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये मेरा कंडक्टर है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड ये, और ये पैरेलल है इसके साथ। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लेता हूं कंडक्टर को, तो इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इस प्लेन का एरिया वेक्टर किस तरफ आ रहा है? इस तरफ आ रहा है। तो जब ये पैरेलल होता है एक्चुअल में कंडक्टर, तो इस समय पर मैग्नेटिक फील्ड का और इसका एरिया वेक्टर का बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, जिसकी वजह से यहां पर वैल्यू मैक्सिमम तब आती है बेटा जब ये पैरेलल होते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं इसमें, क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपके पास ईएमएफ वेरी कर रहा है, ये साइन के फंक्शन के साथ वेरी कर रहा है, और साइन तो परपेंडिकुलर होता है, साइन तो परपेंडिकुलर पे मैक्सिमम होता है ना, मतलब साइन 90 पे मैक्सिमम होता है ना। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि सर जब E नॉट की वैल्यू साइन ओमेगा t की वैल्यू जब हमारे पास जो हमारा कंडक्टर है 90 डिग्री बनाएगा तब हमारे पास मैक्सिमम आएगा। जी गलत, जब 90 डिग्री बनाएगा तब मैक्सिमम नहीं है। रिलेटिव ओरिएंटेशन को समझिए। यहाँ पर एक्चुअल में आपको एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल देखना होता है। एरिया वेक्टर इस कंडक्टर का बाहर की तरफ कब आता है? जब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल पोजीशन में होता है। तो अब अपनी किताबों को पढ़ेंगे तो अपनी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि जब आपके, अब खुद सोचो यार, मैंने इसको ऐसे कर दिया, मैंने इस कंडक्टर को ऐसे रोटेट कर दिया, इस कंडक्टर का एरिया वेक्टर इस तरफ जाएगा और मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ जाएगा। यानी कि जब मैंने इसे 90 डिग्री से रोटेट किया तो अब मेरे पास थीटा की वैल्यू 0 हो गई है। इस वजह से हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चे गलती भी करते हैं और आप लोग गलती नहीं करेंगे। तो पैरेलल के केस में तो यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? बेसिकली आपके हिसाब से 0 पर है, वहां पर 90, राइट। तो व्हेन इट इज पैरेलल इट विल शो द मैक्सिमम इफेक्ट, ठीक है। तो ये गलती नहीं करेंगे।
और कहानी लिखने को तो आपको लिखी अब भी जाएगी, थीटा विल बी मैक्सिमम, थीटा में इंड्यूस ईएमएफ विल बी मैक्सिमम फॉर sin ओमेगा t इज इक्वल टू 90, यानी कि बट 90 लिखना पड़ेगा आपको 90, बट इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब इसमें 90 डिग्री बनता है तो इस समय पर ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल में रहता है। समझ में आया? मिनिमम अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास मतलब 0, sin ओमेगा t की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0, कितने होती है 0 डिग्री पे, बट इस केस में इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए देखो 180 भी जा सकता है, 180 केस में क्या आता है हमारे पास 0, तो केस वहां पे ही आ गया, और उससे नीचे भी जा रहा है यहाँ पे हमारे पास -1 sin 270, तो इसे केस हमारे पास क्या हो गया, ऐसे से ऐसे हो गया, समझ गए ना? तो ये केस हमारे पास -1 तक ही पहुंच सकता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आप लोगों के पास आती हैं, इतना नोट कीजिए, फिर आगे टॉपिक पर चलते हैं। तो बेटा मूविंग टू द न्यू टॉपिक, हमारे पास एडी करंट क्या होते हैं, क्यों इन्हें एडी करंट कहा जाता है, क्या इनका और भी कोई नाम है, और इनके एप्लीकेशंस क्या हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में जानते हैं। बेटा एडी करंट बेसिकली क्यों बोला गया है इन्हें, आप लोगों ने अगर पानी में भाई पत्थर फेंका होगा तो यू हैव ऑब्जर्व कि आपके पास कुछ इस तरीके से एक सेंटर पॉइंट बन गया होगा, फिर ऐसे वर्ल्स आपके पास आए, वाटर करंट जो आपके पास है वर्लिंग लूप्स के आते हैं, तो ऐसे ही आपके पास जो करंट आते हैं यहाँ पर इसके केस में, ये भी कैसे ऑब्जर्व किए गए सारे वर्लिंग करंट्स ऑब्जर्व। तो जो वर्लिंग करंट्स आए ये है सेम इंड्यूस करंट जैसा, यानी कि द करंट जो हमारे पास किसी भी कंडक्टिंग सरफेस में ही आएगा, ये भी कंडक्टिंग सरफेस में, लेकिन जो हमारे पास शीट होती है कंडक्टिंग शीट उसमें आया मान लो, और सर्कुलर फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा, सर्कुलर फॉर्म में आएगा, वो हमारे पास कौन से करंट होंगे, एडी करंट होंगे। अराइज बिल्कुल वैसे ही होंगे जब भी आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी भी एरिया से, किसी भी शीट से, तब आपके पास एक सर्कुलर करंट राइज होंगे, और उन सर्कुलर करंट को हम लोग क्या बोल देंगे, एडी करंट। कोई अंतर नहीं है इसमें वाली चीज, बस ये कैसे होते हैं, जनरली सर्कुलर इन नेचर होते हैं, क्योंकि इनको फोकाल्ट साहब ने डिस्कवर किया था, इसलिए इनको फोकाल्ट करंट ही बोल देते हैं। फोकाल्ट जो साहब थे उन्होंने डिस्कवर किया था, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फोकाल्ट करंट, सर्कुलर करंट, वर्लिंग करंट, एडी करंट सब एक ही। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे अराइज होते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मेरे पास नॉर्थ पोल इधर था और साउथ पोल इधर था, इसके बीच में हमारे पास क्या जा रही होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी, जो कि हमारे पास कैसे जा रही होगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही होगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। अब मैं क्या करता हूं कि एक कॉपर वाले शीट को एक पेंडुलम बॉब बना देता हूं, ठीक है, और उसके नीचे क्या लगा देता हूं, कॉपर, उसको मैंने यहाँ पर नॉर्मल ऐसे करके, ताकि तो ऑसिलेट कर रही है, क्या बोला, उसे ऐसे लटका दिया और ऑसिलेट करने को बोला। तो मैंने देखा कि यार इसे जो ऑसिलेट कराया मैंने, तो उसने लगभग 10-12 राउंड लिए, रुकने से पहले कितने राउंड लिए, 10-12 राउंड लिए नॉर्मल कंडीशन में, जब तक हमारे पास कोई केस कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने उसको इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दिया और मैंने दोबारा से उसे ऑसिलेट करने की कोशिश करी, तो यहां पर कंडीशन चेंज हो गई बेटा। यहां पर जो राउंड थे वो हमारे पास 10-12 की जगह 5-6 रह गए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है जिसकी वजह से हमारे पास ये धीरे धीरे करके और रुक गया। समझे, पहले जो ऑसिलेशंस थी वो हमारे पास 10-12 ऑसिलेशंस थी, लेकिन इस बार देखा गया कि एक तो स्पीड भी कम थी और जो इसकी रिवॉल्यूशंस थे वो भी कम हो गए। भाई पहले हमारे पास 16 चक्कर इसने 12 लगाए, फिर 5 लगाए, तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ तो रोध था। अब ये वाले जो ऑसिलेशंस होते हैं जिसमें चीजें धीरे धीरे करके रुक जाती हैं, ऐसे ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो ये डैम्पिंग शो कर रहा था, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये मेटालिक कंडक्टर क्या शो कर रहा था, डैम्पिंग शो कर रहा था। डैम्पिंग क्या है, उस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से वो धीरे धीरे बंद हो रहा था।
पर वो बंद क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था? अब देखो बेटा, जब मैंने इसको यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाया हूँ, समझ पा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड ये और यहाँ से मैं लेके आऊंगा उसे, तो अब इसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे पास लेके हम बढ़ेंगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बढ़ेंगी। भाई देखो मेरा ये पोर्शन नॉर्थ है, ये पोर्शन मेरा साउथ है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ से जा रही है, ठीक है। अब आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है तो मेरा करंट किस तरफ जा रहा होगा, पता है ना, मैं इसको इधर मूव करा रहा हूँ, तो हमारे पास क्या होता है, राइट हैंड पाम रूल होता है, जिसमें हम लोग करंट वहां से रखते हैं जहां से हमारे पास हो जा रहा होगा, तो नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो हमारे पास अंदर की तरफ जा रहा है, राइट। तो अब मेरे पास अगर करंट अंदर जा रहा था तो जो नॉर्मल करंट की डायरेक्शन आई होगी वो ऐसे जाएगी, यानी कि इसमें इस तरीके से कुछ घुमा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा होगा। ये तो कहानी है हमारे पास पहले केस की, लेकिन मेरे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जो उस अंदर वाले करंट को ऑपोज करेगा। एक्चुअल में यहाँ पे भी यही हुआ, जब मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आया तो यहाँ पर करंट ऐसे सेटअप ना होने की, पहले ऐसे सेटअप होता, लेकिन करंट ऐसे सेटअप ना होने की बजाय क्या हो गया, उल्टा करंट सेटअप हो गया। तो ये इसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो करंट कौन सा घूम गया इसमें, एंटी क्लॉकवाइज, और वो करंट कौन सा था बेटा मेरे पास, एडी करंट या इंड्यूस, बात सेम है, बट क्योंकि वो हमारे पास सर्कुलर लूप में घूमेगा इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एडी करंट। कोई अंतर नहीं है इंड्यूस करंट और एडी करंट में, कंफ्यूज बिल्कुल सेम ही तो बात है, कोई अंतर नहीं था। ये उल्टा आया क्यों बेटा क्या बोला था, उस कॉज, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस करंट इंड्यूस हुआ है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो करंट आया, ये तो मैं नॉर्मल मान के चल रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे पास नॉर्थ साउथ जा रहा होता तो अंदर जाता वो करंट, ये तो मेरा नॉर्मल केस था, बट यहाँ पे नॉर्मल केस है ही नहीं, यहाँ पे जो करंट का इंट्रोडक्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है, इंड्यूस करंट का। और इंड्यूस करंट इस तरीके से आता है कि वो उस कॉज का अपोज करता है जिसने उसे पैदा किया हो। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्यों हुआ, क्योंकि जितने तेजी से आना चाह रहा था इंड्यूस करंट क्या कह रहा था इसे, नहीं भाई मत जा इतनी तेज, जितना तेजी से था वो वहीं पे रुक जाएगा, लेकिन इंड्यूस करंट इतना भी तेज नहीं था कि जाने को पूरे को रोक दे। अब मुझे पहले तो ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, एक मैग्नेट हो गई, एक दूसरी मैग्नेट और ले लेते हैं, लेट्स से ये मेरे पास एक और मैग्नेट हो गई, राइट, ये दो मैग्नेट हो गए हमारे पास, और यहाँ से आपका कंडक्टर आके ऐसे घूम रहा है। अब आपके पास इंड्यूस करंट तो इसके पीछे सेटअप हुआ है, अगर मैं यहाँ से पेंडुलम को रोटेट मतलब हिला रहा हूँ, पेंडुलम आगे पीछे जा रहा है, अगर इंड्यूस करंट अपोज कर रहा है तो क्या ये आगे पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, पर हमारे पास नंबर ऑफ टाइम जो उसने पूरा ऑसिलेट किया वो कम हो गया, है ना। ऐसा क्यों हुआ, जबकि यहाँ पे इंड्यूस करंट अगर अपोज करने की वजह से रुक जाना चाहिए था, कहानी तो ये कहती है कि अपोज करने की वजह से इंड्यूस करंट रुक जाना चाहिए था उस बॉब के पास, बॉब रुका नहीं, बॉब धीरे धीरे करके डैम्ड ऑसिलेशन करके रुका। तो बेटा एक्चुअल में ग्रेविटी भी तो कुछ चीज है, ऐसा थोड़ी है ग्रेविटी, हाँ वो नीचे वाला ग्रेविटी उसको थोड़ा सा आगे पीछे कराती है, नीचे वाला जो फोर्स लग रहा है ना उसका भी कंपोनेंट बैलेंस होता है, इसलिए वो आगे जाता है। एक बार एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर जब इंड्यूस करंट ऑपोज ही कर रहा है तो रुक जाना चाहिए, बट सिर्फ इंड्यूस करंट वहां पे रोल प्ले नहीं कर रहा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी है जो उसको आगे खींचे, जिसकी वजह से जाएगा। बट एक पोजीशन से जो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन थी उसमें हमने क्या देखा कि उससे कम हमारे पास इसमें ऑसिलेट, ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाएगा, मैग्नेटिक जाएगा, अभी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑसिलेट किया, अब क्या हो, मेरा मान के चलो और इतना था मैग्नेटिक फील्ड का, अब जब इससे बाहर गया क्या जाएगा इंड्यूस करंट, भैया बाहर जाने नहीं देंगे, ये तो सिखाया था आपको पिछली क्लास में, पूरे में ही सिखाया कि अब बाहर जाएगा तो बाहर का अपोज करेंगे। तो जैसे ही हमारे पास वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रही थी, अब ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, पलट जाएगी, यानी कि तब के केस में कहानी क्या हो जाएगी आपके पास, क्लॉकवाइज आनी शुरू, या फेवर करेगा, भाई डीकेइंग करंट को फेवर करता है और इंक्रीज करंट को अपोज करता है, ये तो कहानी है। इंडक्शन की कहानी क्या है कि जो करंट डिक्रीज हो रहा होता है उसको सपोर्ट करता है, और जो करंट इंक्रीज होता है उसको अपोज करता है। कि जब आपके पास करंट नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो आप देखिए करंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट आ रहा होगा उसको अपोज करेगा इंड्यूस करंट, कहानी खत्म। और जब बाहर जा रहा होगा वो हमारा लूप, तो जिस डायरेक्शन में पहले करंट घूम रहा होगा उसी डायरेक्शन में घूमना चाहेगा, क्योंकि वो बाहर जाने का भी तो अपोज करेगा ना, तो इसलिए उसकी डायरेक्शन दो बार चेंज होती है। एक जब वो अंदर आता है तो एंटी क्लॉकवाइज, वो तुम्हारी मर्जी, इधर से रखोगे नॉर्थ पोल साउथ पोल कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा,
फिर आपके पास करंट ऐसे जाएगा तो थंब बाहर आ जाएगा। फिर तो इसकी डैम्प्ड ऑसिलेशन होनी नहीं चाहिए, चलता रहना चाहिए। नहीं क्योंकि बाहर जाके जब वो ऐसा, हाँ ऐसा नहीं होता है कि आपके पास चलती जाएगी। फिर मैंने आपको वही चीज समझाई थी कि अगर ऐसा होता फिर तो इनफाइनाइट एनर्जी मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता, चीजें रुकती हैं पर डैम्प्ड होकर। यहाँ पर ये चीज बताइए, ठीक है। जब वो बाहर जाता है तब वो फिर वो अट्रैक्ट करेगा, पर इतना नहीं होता ना कि बिल्कुल अट्रैक्ट करके इतना अंदर लेके आए, वो धीरे धीरे अट्रैक्ट करता है उसे। फिर उसके बाद वही वहाँ पे अपोज होता है और अपोज होने के बाद एक पॉइंट आता है जहाँ पे फिर वो डैम्प होके रुक जाता है। तो ये कहानी आपके पास किसकी आती है? एक केस की। लेकिन केस अभी एक और है। आपसे बोला गया पहले बार में आपको मिले 10 ऑसिलेशन लेट्स से, और अब की बार आपको मिले 5 ऑसिलेशन। लेकिन इसने कहा कि अब यहाँ पर देखो बेटा, ये जो करंट है जो इसमें आ रहा है ये एडी करंट है, और ये करंट हमें नहीं चाहिए होता, ये करंट हमें नहीं चाहिए होता। अब इस करंट को मैंने क्या करा, कम करना है। क्या करना है? एडी करंट को कम करना है। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो मेरा कंडक्टर है, मैं इसका ये देखो कंडक्टर वही है, क्या कर दिया मैंने बेसिकली उसका एरिया काट दिया, समझ रहे हो ना, उस कंडक्टर का एरिया काट दिया मैंने यहाँ से। तो अब ऐसे समझ लो, डायग्राम में ज्यादा अच्छे बनते नहीं पर अब समझ जाओगे, समझ गए ना कि जो पूरा एरिया ऑफ इंपैक्ट है नॉर्थ साउथ का, पहले पूरे कंडक्टर पे लग रहा था, लेकिन अब कुछ एरिया कम कर दिया। एरिया कम करने का क्या मतलब है? देखो आपके पास R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L बाई A। एरिया अगर आप कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यही तो हमें चाहिए, एडी करंट कम करना है। ये एडी करंट वेस्ट कर रहा है हमारी एनर्जी को, तो रेजिस्टेंस बढ़ाना ताकि एडी करंट कम हो जाए। तो ये आपसे पूछ जाता है हाउ कैन यू मिनिमाइज द एडी करंट, तो आप क्या कह देंगे? बाय डिक्रीजिंग द एरिया। तो मतलब हर ऑब्जेक्ट में एडी करंट प्रोड्यूस होता है। यस, तभी तो आपके पास इतने सारे लॉस होते हैं। जो उन लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मिनिमम एरिया रखना चाहते हैं, जिससे कि हमारा जो एडी करंट प्रोड्यूस होता है वो क्या हो जाए? हमारे पास मिनिमम हो जाए बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। ताकि हमने एरिया कम कर दिया है तो हमारे पास यहाँ पर कहानी होती है। अब देखो यहाँ पर क्या देखा गया, यहाँ पर देखा गया कि ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन था इस बार लगभग 7.5 मिला, तो 7.5 या 8 मिला, तो 5 से तो ज्यादा हुआ, लेकिन 10 से तो फ्री से तो कम ही है। लेकिन क्योंकि एरिया हमने क्या कर दिया, इसे कम कर दिया, तो हमारे पास कहानी बिल्कुल सेम वही पिछली बार की तरह होगी। अब इस बार क्या होगा कि टाइम इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से देखो ऐसे ले जाना पड़ेगा ना, ऐसे एरिया से। पिछली बार तो सीधा ऐसे ही जा रहा था, बस कोई दिक्कत नहीं थी इसके लूप में घूम के, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन से घूमने का टाइम थोड़ा ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपसे पूछी जाती है कि एडी करंट के 3 केस बताइए, तो ये केस बताने होते हैं। तो हम फ्री में क्यों फ्री के केस में तो हमारे पास कोई चीज है ही नहीं ना, कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो वही तो बता रहे हैं। फ्री के केस में तो लगा ही नहीं है, फ्री मतलब फ्री था। वहां पर हमने सिंपल ऑसिलेशन गिने, कितने हुए उसके, तो वहां पे 10 ऑसिलेशंस थे, है ना। कहानी तब आई जब हमने मैग्नेटिक फील्ड डाली बेटा, जब मैग्नेटिक फील्ड आई तो हमारे पास कितने ऑसिलेशंस हो गए? 5। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ने कोई दिक्कत पैदा करी, और जब हमने उस कंडक्टर का एरिया कम कर दिया तो वापस से हमारे पास आया। अभी अगर आप फ्री छोड़ोगे फिर आप मैग्नेटिक फील्ड दोगे नहीं, तो आप करंट कैसे बनाओगे? ये बात तो तय है ना कि आपको मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी अगर आपको करंट बनाना है तो इसलिए आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं? एरिया को मिनिमाइज कर देते हैं टू रिड्यूस द एडी करंट। इसके अलावा और क्या तरीके होते हैं? लैमिनेशन कर देते हैं, मतलब इसके अंदर हमारा करंट तो प्रोड्यूस हो ही रहा है, हाँ उसके साथ एक एडी करंट भी प्रोड्यूस हो रहा है, बिल्कुल। और उस एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए आप ये सारी कहानी रखते हैं। नॉर्मल करंट ऐसे ही चल रहा है, हाँ, पर एडी करंट अपोजिट में चलता है, जो उस करंट की इंटेंसिटी कम कर रहा है, और उसको कम करने के लिए हम लोग इसका एरिया कम कर रहे हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक पे कि इनका यूज कहाँ पर है, इनका यूज कहाँ पर है। तो बेटा जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स होते हैं ट्रेन में जो लग जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन में, उनमें कहानी ऐसे ही होती है। जैसे आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन्स होती हैं उसमें आपके पास जो उनके रेलवे ट्रैक्स होते हैं, जब उनके व्हील पे ब्रेक मारनी होती है तो ड्राइवर क्या करता है? यहाँ पे थोड़ा सा करंट रिलीज करेगा, अरे करंट रिलीज करेगा तो हमारे पास करंट इस डायरेक्शन में घूमेगा, तो यहाँ पर तो तेजी से करंट इंड्यूस होगा। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पर करंट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, करंट इंड्यूस होने से, मैग्नेटिक फ्लक्स के आने की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसके डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? एक इंड्यूस करंट, और इस वजह से आपकी गाड़ी ब्रेक मार जाती है। इसके अलावा आपके पास एक आता है इंडक्टिव फर्नेसिंग। उसमें क्या होता है बेसिकली, ये जितने भी आपके पास बड़े बड़े एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, एक्चुअली इसमें ना हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। जो हमारे पास ये फेनोमेना होती है जिसमें आपके पास एडी करंट वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, इनमें कई बार हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है।
अब खुद सोचो ना, करंट हीट तो प्रोड्यूस पैदा कर ही रहा है, H = I2 RT हमारे पास होता ही है ना। तो जितनी भी अगर हमारे पास अच्छी खासी अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है एडी करंट की फॉर्म में, तो हम लोग क्या करते हैं, इंडक्टिव फर्नेस वगैरह जिसमें होते हैं उसमें हम लोग एलिमेंट्स को पिघलाने का, मेटल्स को पिघलाने का काम कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के पास जो आपके मीटर वगैरह होते हैं उसमें भी आप लोगों के एडी करंट से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो आपके पास करंट घूम रहा होता है उस डायरेक्शन में घूमता है, फिर वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के सेटअप होने की वजह से आपके पास एक इंड्यूस करंट होता है, और जब इंड्यूस करंट आपके कॉइल घुमाता है मैग्नेट के अंदर, जैसे करंट नॉर्मल करंट जा रहा था, लेकिन इंड्यूस करंट हमारे पास इसका अपोज करते हुए ऐसे जाएगा, ये जब इंड्यूस करंट घूमता है उसकी वजह से आपकी रीडिंग आती है, नॉर्मल करंट की वजह से रीडिंग नहीं आती है, इंड्यूस करंट की वजह से रीडिंग आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जिसमें हमारे पास एडी करंट की, हाँ एडी करंट की वजह से आता है, बिल तुम्हारा नॉर्मल करंट का ही आता है, और करंट का बिल आता है जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली स्टेशन से आपके घरों तक पहुंचाया जा रहा है उसका बिल लेते हैं, आगे करंट यूज करने का बिल नहीं लेते वो, ठीक है। तो बेसिकली उसको ट्रांसफर कराने का जो बिल आता है उसमें आता है, और बाकी एक दो एप्लीकेशंस और हैं, इनकी वो आप अपनी बुक से पढ़ लेना, इतना जो नोट करना है इसमें कर लीजिए। तो बेटा हमारे पास जो नया फंडा आता है वो आएगा सेल्फ इंडक्शन का, और सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, बेसिकली फंडा अब भी यही है कि ईएमएफ जो आया है वो किसकी वजह से आएगा, जब किसी कॉइल में, इस बार क्या कर दिया मैंने, कॉइल में से आप करंट चेंज करते हो तो वहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, और उस ईएमएफ का मतलब किसकी वजह से आया, जब कॉइल में करंट चेंज किया क्या आया, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उस ईएमएफ का क्या नाम दे दिया आपने, सेल्फ इंडक्शन। तो यानी कि ये तब आता है जब आप किसी कॉइल में से करंट को चेंज कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है, करंट को चेंज कर रहे हो। अगर आप करंट कांस्टेंट रखेंगे तो आपकी कहानी नहीं चलने वाली, दाल नहीं गलेगी भैया अगर करंट कांस्टेंट है, यानी कि यहां से जो करंट जा रहा है उसको वेरी करना पड़ेगा। अब क्या होगा करंट के वेरी होने से, आइए देख लेते हैं। करंट के वेरी होने की वजह से इस कॉइल के इस पोर्शन को मैं एक लूप की तरह ट्रीट कर सकता हूं, राइट। यहां पर हमारे पास क्या होगा, करंट चेंज हो रहा है, और चेंजिंग करंट क्या क्रिएट करेगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि टाइम के साथ वो भी वेरी करेगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो किस चीज को राइज देगा, इंड्यूस्ड करंट को। तो ये जो फंडा आया इस कॉइल के खुद के करंट की वजह से, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया और उसकी वजह से एक करंट इंड्यूस हो गया, इसको हमने क्या बोला, सेल्फ इंडक्शन। क्या बोला बेटा, सेल्फ इंडक्शन, यानी इसका रीजन इंड्यूस होने का खुद ही है, लेकिन अगर आप करंट कांस्टेंट करते हो कि इन सब में से जितना ज्यादा इतना पास है, तब कोई भी सेल्फ इंडक्शन की फेनोमेना नहीं देखी गई। कहीं तो अब भी वही आ रही है कि आपके पास फाई यानी कि हमारे पास क्या है, फाई क्या होता है हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो किसके इक्वल आता था, बीए के इक्वल आता था। लेकिन अब हमारे पास कहानी चेंज है, फाई इस बार डिपेंड करेगा कि आप करंट कितना भेज रहे हो, यानी कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके करंट के। और आपका जो इंड्यूस ईएमएफ आता था वो हमारे पास किस तरीके से आता था, तो आप कहेंगे कि सर ईएमएफ हमारे पास डी फाई ओवर dt हुआ करता था, ये बताते हैं। अब अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा बेटा, तो मेरे पास क्या आता है, फाई इज इक्वल्स टू एल आई, जहां पे एल हमारे पास क्या आता है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या आता है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और क्योंकि ये सारी चीजें ऑपोज होके आ रही हैं तो ये ई आपको पता है माइनस डी फाई बाई डी टी आता है। फाई की जगह पर आप एल आई लिख सकते हैं, फाई की जगह पर आप एल आई लिख सकते हैं, तो आपके पास ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, माइनस ऑफ एल बाहर ले लो, डी आई बाई डी टी। और यही जो आपके पास एल डी आई बाई डी टी है, अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो भैया आपका टॉपिक आज का इतना ही है, जो मेन टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। करंट जब चेंज कर रहा है हमारे पास, चेंजिंग करंट की वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ आया, उसका हमने क्या नाम दिया, सेल्फ इंडक्शन। समझ में आया। अब यहाँ पर इन सबका मॉडल ले लेता हूं तो मैं एल डी आई बाई डी टी लिख सकता हूँ,
यानी कि अगर मैं मॉड ले लेता हूँ सबका तो माइनस को नेगेट कर सकता हूँ, जनरली आप माइनस रखेंगे, बट अभी के लिए मैं समझाने के लिए मॉड को हटा रहा हूँ, मॉड ले रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा एल डी ओवर डी टी आ जाएगा बेटा फंडे में। इतनी तो कहानी क्लियर है। अब अगर मैं एल लिखता हूँ तो मैं एल को ऐसे लिख सकता हूँ कि एल इज इक्वल्स टू ई अपॉन डी आई ओवर डी टी, लिखा जा सकता है। अगर मैं इन सब की वैल्यू 1 1 ले लेता हूँ तो क्या आएगा एम्पियर पर सेकेंड, ये एम्पियर पर सेकेंड पर ऊपर जाएगा तो ई तो हमारे पास वोल्ट में आएगा, तो हमारे पास एल इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड, ये आ जाएगी वैल्यू एल की। और इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, हेनरी। क्या बोलते हैं, हेनरी। तो ये हमारे पास 1 हेनरी कब होगी, एल इज इक्वल्स टू 1 हेनरी, जब आपके पास 1 वोल्ट का पीडी और पर यूनिट करंट इनटू टाइम, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, एल की वैल्यू हमारे पास 1 हेनरी आती है। अब आपसे पूछ जाता है इसकी डायमेंशन क्या है, तो ये आप लोग निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सेल्फ इंडक्शन होता है, जिसमें आपके पास क्या होता है, इसमें होने वाले चेंज की वजह से इसके अंदर ही हमारे पास एक ईएमएफ सेटअप हो जाता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट। करना क्या है, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन हटाओ, एल लगा दो, फिर आप ई का नॉर्मल फॉर्मूला डी फाई ओवर डी टी, फाई की जगह पे एल आई, तो ई इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। यही आपके पास इंड्यूस ईएमएफ का सेल्फ इंडक्शन का आपके पास ईएमएफ आता है एल डी आई बाई डी टी। एल की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना है, तो आपके पास ई टाइम्स एल डी आई बाई डी टी। अगर वो कहते भाई आपके पास करंट ऐसे वेरी कर रहा है 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 और पोटेंशियल डिफरेंस है 5, तो आपसे पूछेगा कि एल बताओ कितना है, तो आप आराम से लगा दोगे ई टाइम्स डी, मतलब एक उल्टा आ जाएगा और ई पूछेगा, सॉरी, तो एल दे देगा, मतलब इसे एल कर दो, एल इज इक्वल्स टू 5 दिया, ई पूछ लेगा, ऐसे निकाल दो, क्या फर्क पड़ना है, कुछ नहीं। समझे कहानी को। तो इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं रिलेटिंग टू द सेल्फ इंडक्शन। तो ये सेल्फ इंडक्शन होता है। सेल्फ इंडक्शन की एक खासियत होती है, वो खासियत क्या होती है, देखो, अगर मान के चलो यहाँ से आपके पास करंट जा रहा है और जब ये आपके पास करंट इस तरीके से गया, स्टार्टिंग में करंट चेंज हुआ, स्टार्टिंग में करंट क्या हुआ, चेंज हुआ। जैसे आपने स्विच दबाया, टैप ऑन किया, तो टैप ऑन करने की वजह से आपके पास ये स्विच हुआ तो करंट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। करंट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो करंट डायरेक्शन ये है, तो आप देखो बढ़ रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। करंट के बढ़ने की वजह से हमारे पास यहाँ पे चेंज हो रहा है बार बार, तो यहाँ पे क्या सेटअप होगा, एक इंड्यूस करंट, कहानी पूरी पता है आपको कि पहले मैग्नेटिक प्लस है, मैग्नेटिक प्लस चेंज होगा, फिर हमारे पास एक इंड्यूस ईएमएफ सेट होगा, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट सेटअप होगा। पर वो इंड्यूस ईएमएफ को जन्म किसने दिया, इस चेंजिंग करंट ने, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, इस करंट का अपोज करेगा। तो मतलब मैं स्विच ऑन ऑफ करके भी इंड्यूस करंट बिल्कुल कर सकते हो। तो इसका मतलब आपने स्विच ऑन किया तो इंक्रीजिंग करंट था उस समय पर, तो इंड्यूस करंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो इसका अपोज करेगी, वो इसका अपोज करेगी। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर स्विच ऑफ करते हैं तो करंट क्या हो जाता है, डिक्रीज, करंट कम होने लगा धीरे धीरे, यानी कि अब करंट मरने वाला है, खत्म होने वाला है करंट, डिक्रीज हो रहा है। तो डायरेक्शन तो अब भी यही है, पर क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है तो अब की बार इंड्यूस करंट क्या करेगा, इसको उसी की डायरेक्शन में सपोर्ट फेवर करेगा। यानी कि इंड्यूस करंट सपोर्ट्स द डाइंग करंट बट इट ऑपोजेस द ग्रोइंग करंट। तो ये आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन है कि भैया 1 नंबर में अगर पूछे तो किस तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। अगर हमने पढ़ा दिया है करंट तो इंक्रीज कर रहा है तो अपोज करेगा और डिक्रीज कर रहा है तो सपोर्ट करेगा। तो ये आप लोगों से पूछा जाता है। और इसके साथ ही आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग अगली क्लास में करेंगे, जहाँ तक अगली क्लास चैप्टर खत्म हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।